आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 15 अम्लीय वर्षा अंत। उनका अधिकांश समय गोदाम की खुदाई में व्यतीत हो गया था और अब ये लगभग पूरी तरह से पूरा हो गया था। लेकिन विक्रम ने पहले ही तय कर लिया था कि भविष्य में उसे अपने ट्री हाउस को उचित सुरक्षा से लैस करने की आवश्यकता है। ट्री हाउस के आसपास, विशेष रूप से प्रवेश द्वार के पास, वह कई रक्षात्मक उपाय स्थापित करना चाहता था। हालांकि थॉर्नवाइन प्रभावी था, फिर भी इसमें एक कमजोरी थी। अगर कोई जानबूझकर इसके चारों ओर आग लगाता है तो बेलें जल सकती हैं और उसकी सारी मेहनत राख में बदल सकती है। इसके अलावा उसे अभी भी अपने क्षेत्र के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सील करने के लिए 17 और थॉर्नबेल की आवश्यकता थी। फिर भी केवल लताओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। उसे एक माध्यमिक बाधा के रूप में एक ठोस दीवार की भी आवश्यकता होगी, यदि थॉर्नवाइन कुछ प्राणियों के खिलाफ अप्रभावी साबित हुई। आखिरकार विक्रम ने पहले प्लांट्स बनाम लाश खेला था। उस खेल की रक्षा प्रणाली की तुलना में वर्तमान में उसके पास जो कुछ भी था, उसे बुनियादी रक्षा भी नहीं माना जा सकता था। फिर खेती का मुद्दा था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि भविष्य में उनके क्षेत्र के दाहिने हिस्से का उपयोग कृषि भूमि के लिए किया जाएगा। हालांकि खेती के लिए कई पूर्वापेक्षाओं, विशेष रूप से रक्षा और एक स्थिर जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एक्वाहार्ट रूट द्वारा प्रतिदिन उत्पादित 5 लीटर पानी खेती के लिए लगभग पर्याप्त नहीं होगा। यदि वह फसलें बोना शुरू करना चाहता है तो उसे अपने क्षेत्र में एक सुरक्षित और पर्याप्त जल स्रोत को मोड़ना होगा। जंगली मांस का स्वाद अच्छा था, लेकिन वह इसे हर दिन नहीं खा सकता था। यहाँ के जंगली जानवर काफी मजबूत थे और हाल ही में उन्हें अपने शरीर में लगातार गर्मी महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि उन्हें 2 बार नाक से खून भी आया था। सब्जियों और फलों की कमी के कारण, और क्योंकि उसके सेब और जामुन पहले ही खत्म हो चुके थे। पिछले कुछ दिनों से विक्रम के होंठ बुरी तरह फटे हुए थे और अम्लीय वर्षा के बाद इस बात की बहुत कम संभावना थी कि सेब या जामुन अभी भी आसपास उपलब्ध होंगे। उसे ये भी संदेह था कि अगर यह जारी रहा तो वह जल्दी या बाद में इसका भी विकसित कर सकता है। अंततः एसिड रेन खत्म होने से ठीक पहले उसने एक अन्य सर्वाइवर को नाराज कर दिया था। विक्रम को इस बात की खास चिंता नहीं थी कि वह व्यक्ति उसे ऑफलाइन ट्रैक कर लेगा, क्योंकि सर्वाइवल प्लेटफॉर्म में अभी भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं था जो किसी व्यक्ति के सटीक स्थान का खुलासा कर सके। हालांकि वह पूरी तरह से अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। उन्हें हमेशा से यह आभास रहता था कि मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। शायद बृजभूषण उसे ऑफलाइन नहीं मार सका, लेकिन लेन देन के दौरान उसके लिए परेशानी खड़ी करना आसान होगा। अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए विक्रम ने यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक रूप से लेन देन सूचीबद्ध करने के बजाय विक्रेताओं को सीधे मित्र के रूप में जोड़ना अधिक सुरक्षित होगा। आखिरकार लेन देन की सूची पोस्ट करना वैसे भी कोई तेज तरीका नहीं था। अपने बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने चुपचाप फुर्सत के इस दुर्लभ क्षण का आनंद लिया। बाहर हो रही अम्लीय वर्षा धीरे धीरे कम होने लगी थी और चैट समूह में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अधिकांश बचे हुए लोगों ने प्राकृतिक आपदा से बच निकलने पर खुशी व्यक्त की। लेकिन विक्रम जानता था कि यह केवल एक भ्रम था। केवल जीवित बचे लोग ही संदेश भेज सकते थे, मृत लोग बोल नहीं सकते थे। इन 7 दिनों के दौरान संभवतः अंधेरे, अनदेखे कोनों में अनगिनत मौतें हुई होंगी। कुछ देर तक चैट देखने के बाद उसका ध्यान धीरे धीरे टिमटिमाते हुए टेक्स्ट से हट गया। बाहर बारिश की हल्की आवाज, एक प्राकृतिक लोरी की तरह, धीरे धीरे उसकी चेतना को धुंधला कर रही थी। उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होती गईं, अंततः बंद हो गईं और वह नींद में डूब गया। कुछ समय बाद अचानक एक तेज आवाज ने शांति भंग कर दी। पहले तो ये धीमी थी, जैसे कोई दूर से पुकार आ रही हो, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट और तीव्र हो गई। विक्रम को नींद से जगाए जाने पर झुंझलाहट के कारण उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी कलाई पर नजर डाली और देखा कि ठीक रात के 12 बज रहे थे। आवाज उसकी कलाई पर बने टोटेम से आ रही थी। एक यांत्रिक आवाज गूंजी। पहली प्राकृतिक आपदा अम्लीय वर्षा से सफलतापूर्वक बचने वाले सभी पीड़ितों को बधाई। दूसरी प्राकृतिक आपदा अत्यधिक ठंड 1 सप्ताह में शुरू होगी और 6 सप्ताह तक चलेगी। कृपया तैयारी करें। अम्लीय वर्षा के बाद बंजर भूमि के जीवों में कुछ परिवर्तन हुए प्रतीत होते हैं। जीवित बचे लोग कृपया स्वयं ही अन्वेषण करें। सर्वाइवर्स को शुभकामनाएं। अम्लीय वर्षा अंततः समाप्त हो गई। बाहर अभी भी घोर अंधेरा था और विक्रम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि इस घोषणा से उसकी नींद खुल गई थी, लेकिन इस समय वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह वापस लेट गया और सो गया। 12 दिसंबर, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। सुबह की धूप की एक किरण दरवाजे की दरार से होकर आश्रय स्थल के अंदर आ गई।
हवा में अब बारिश की कोई आवाज नहीं थी, बस एक दुर्लभ शांतिपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह 7 बजे अपने आश्रय को विकसित करने और संसाधनों की खोज जारी रखने के उत्साह ने विक्रम को जल्दी उठने के लिए प्रेरित किया। उसने बस थोड़े से पानी से अपना मुंह धोया। नाश्ते में अब भी वही चीज होती थी, भैंस का मांस। एसिड रेन खत्म होने के साथ ही जीवन का यह नीरस सप्ताह आखिरकार टूट गया था। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि वे आखिरकार फिर से बाहर जा सकते थे। हालांकि वह पिछले 7 दिनों से ट्री हाउस के अंदर सुरक्षित था और विशेष रूप से व्यस्त नहीं था। लगातार अम्लीय बारिश और भरी हवा ने विक्रम को लगातार जलन महसूस करा दी थी। इसके अलावा चैट चैनल में अंतहीन रोना, शिकायतें और तर्क भी शामिल थे। विक्रम को लगा कि इतने लंबे समय तक अंदर रहने से होने वाली मानसिक थकान की तुलना में उस पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव कम गंभीर था। जब वह ट्री हाउस से बाहर निकला तो बाहर का दृश्य अजीब तरह से शांतिपूर्ण महसूस हुआ। पक्षियों का गीत हवा में गूंज रहा था और आसपास का वातावरण तेज धूप में फूलों की खुशबू से भर गया था। यह ऐसा था जैसे अम्लीय वर्षा कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, बिना कोई निशान छोड़े रातों रात गायब हो गई। सड़कें, पेड़ और पौधे जो पहले अम्लीय बारिश से तबाह हो गए थे, अब लगभग पहले की तरह ही दिखते थे। रसीला और हरा, जीवन शक्ति से भरपूर। क्या चल रहा है? दृश्य इतना अवास्तविक लग रहा था कि विक्रम को आश्चर्य हुआ कि क्या वह अभी तक पूरी तरह से नहीं उठा है। उसने अपने गाल पर चुटकी ली और जल्दी से महसूस किया कि वह सपना नहीं देख रहा था। क्या ये गेम संस्करण अपडेट की तरह है? क्या संसाधन ताज़ा हो गए? ऐसा लग रहा था कि सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसा इस दुनिया में उसके पहले दिन था, धूल की निरंतर परत को छोड़कर जो हमेशा आकाश में ऊंची मंडराती थी। हालांकि सूरज की रोशनी अब धूल से अवरुद्ध हुए बिना आकाश में चमक रही थी, हालांकि यह त्वचा पर विशेष रूप से गर्म महसूस नहीं करती थी। अत्यधिक ठंड। अपने पिछले अनुभव के आधार पर विक्रम ने तुरंत महसूस किया कि इस आपदा की कुंजी सूर्य के साथ है। वह नहीं जानता था कि इस दुनिया में सूर्य को वास्तव में सूर्य कहा जाता है या नहीं, लेकिन वह निश्चित था कि आकाश में जो कुछ भी लटका हुआ था वह आने वाली अत्यधिक ठंड आपदा से संबंधित था। पिछली अम्लीय वर्षा के विपरीत यह आपदा पूरे 6 सप्ताह तक चलेगी। बस ट्री हाउस के अंदर संग्रहित आपूर्ति पर भरोसा करना जीवित रहना मुश्किल बना देगा। 7 दिनों की अम्लीय वर्षा के बाद उसके बैग में ज्यादा मांस नहीं बचा था। मुझे या तो एक स्थिर जल स्रोत को ट्री हाउस में वापस लाना होगा या एक्वाहार्ट रूट को अपग्रेड करने का एक तरीका खोजना होगा ताकि मैं खेत की सिंचाई कर सकूं और बुनियादी खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकूं। जब से एक्वाहार्ट रूट परिपक्व हुआ है तब से यह प्रतिदिन 5 लीटर पानी का उत्पादन कर रहा था। हालांकि विक्रम को अभी भी पता नहीं था कि इसे कैसे अपग्रेड किया जाए, क्योंकि सिस्टम ने अभी तक कोई अपग्रेड आवश्यकता प्रदर्शित नहीं की थी। अपना मन बना लेने के बाद विक्रम तुरंत पहाड़ की ओर बढ़ गया। अपने पिछले अनुभव की बदौलत इस बार वह पहाड़ में प्रवेश करने के बाद लगभग 2 घंटे में जल स्रोत पर पहुंच गया। प्लांट लाइफ सिस्टम के साथ जल स्रोत का विश्लेषण करने के बाद विक्रम की चिंताएं जल्दी ही दूर हो गईं। पानी उतना ही साफ था जितना पिछली बार उसने इसकी जांच की थी। ऐसा लग रहा था कि अम्लीय वर्षा वास्तव में पतली हवा में गायब हो गई है, और यहां तक कि इसके विनाश के निशान भी पूरी तरह से गायब हो गए हैं। हालांकि यह बहुत साफ है, लेकिन पानी का बहाव उतना तेज नहीं है। इसे यहां से ट्री हाउस वाटर टैंक में मोड़ना अच्छा विकल्प नहीं है। विक्रम ने धीरे से बुदबुदाते हुए झरने के पानी को धारा में धीरे धीरे बहते हुए देखा। अगर मैं यहां से ट्री हाउस तक पानी की सप्लाई शुरू कर दूं, तो पानी का दबाव निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। संभावना है कि ट्री हाउस तक पानी की सप्लाई रुक रुक कर ही होगी। चूंकि मैंने पहले ही इस जल स्रोत का उपयोग करने का निर्णय ले लिया है, तो बेहतर होगा कि मैं इसे ठीक से करूं और सीधे स्रोत से ही इसे नियंत्रित करूं। धारा के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ते हुए वह दोपहर तक चढ़ाई करता रहा, जब अंततः वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा और पानी के स्रोत का पता लगाया। पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा तालाब शांति से स्थित था। तालाब के किनारे से पानी धीरे धीरे बहकर पहाड़ से नीचे आ रहा था, जिससे वह धारा बन रही थी जिसका वह पीछा कर रहा था। इससे ये पुष्टि हो गई कि यह ठहरा हुआ पानी नहीं था। सिस्टम ट्री हाउस वाटर टैंक में पानी जोड़ने के लिए कितने प्लांट एसेंस की आवश्यकता होगी? इससे पहले कि सिस्टम सामान्य रूप से जवाब दे पाता, अचानक एक सूचना दिखाई दी। डिंग! जल स्रोत का पता चला। एक्वाहार्ट रूट अपग्रेड की आवश्यकता अपडेट की गई। अपग्रेड विकल्प 1:500 पादप सार का उपयोग करें। अपग्रेड विकल्प 2, एक प्राकृतिक जल तालाब का पता लगाएं और उससे जुड़ें। विक्रम ने संदेश को घूरकर देखा और शिकायत की। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरे पास तो सिर्फ 160 प्लांट एसेंस हैं। मैं 500 कैसे खर्च करूं?
सिस्टम ने जवाब देने से पहले कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी। उपयोगकर्ता की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए अस्थायी अपग्रेड विधि की सिफारिश की जाती है। स्तर 2 अपग्रेड की लागत 60 पादप सार जल उत्पादन जोड़ 2 लीटर। स्तर 3 अपग्रेड की लागत 120 पादप सार जल उत्पादन जोड़ 4 लीटर। ट्री हाउस और पानी के तालाब के बीच वर्तमान दूरी 248 मीटर। रूट कनेक्शन स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक स्तर 31। समाधान सामने आते देख विक्रम ने सिस्टम के उपहास्यपूर्ण लहजे को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तुरंत अपग्रेड का विकल्प चुना। एक्वाहार्ट रूट को लेवल 3 में अपग्रेड करें। पादप सार -120, शेष पादप सार 40। जैसे ही आदेश जारी किया गया, प्लांट एसेंस चमकते कणों में बदल गया और तालाब की ओर उड़ गया। एक क्षण बाद कुछ अविश्वसनीय हुआ। एक मोटी बेल जैसी जड़ अचानक ट्री हाउस की दिशा से बहुत नीचे तक फैल गई। जड़ एक जीवित पाइपलाइन की तरह 248 मीटर की दूरी तक फैली हुई थी। कुछ ही सेकंड में वह तालाब में पहुंच गया और सीधे उसके बगल में जमीन में धंस गया। उसी समय ट्री हाउस के नीचे एक्वाहार्ट रूट विकसित होने लगा। इसके भूमिगत जड़ नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ, जो नए स्थापित जल स्रोत से जुड़ गया। सिस्टम पैनल अपडेट किया गया। एक्वाहार्ट रूट नीला। प्रकारा संसाधन शोधन संयंत्र। स्थिति स्तर 3 अपग्रेड करने योग्य। हाँ। दैनिक पौधा सार उत्पादन जोड़ 20 या किस्म। एक भूमिगत शुद्धिकरण संयंत्र जो पानी की नसों का पता लगाने और उन्हें साफ करने के लिए भूमिगत रूप से खोदता है। वर्तमान कार्य भूमिगत जल स्रोतों का पता लगाता है, दूषित भूजल को शुद्ध करता है, प्रतिदिन 11 लीटर साफ पानी का उत्पादन करता है। जड़ जाल पर्वतीय तालाब के जल स्रोत 248 मीटर से जुड़ा हुआ है। जड़ तंत्र स्वचालित रूप से भूमिगत रूप से फैलता है। भूमिका दीर्घकालिक जल सुरक्षा संयंत्र। ये दूरी मेरी सोच से कहीं कम है। क्या मैंने सचमुच इतना लंबा पहाड़ी रास्ता तय किया? उसने नक्शा निकाला और उस पर एक नज़र डाली और पाया कि नक्शे पर दिखाई गई दूरी और भी कम थी, लगभग ट्री हाउस के ठीक बगल में। तो क्या 200 मीटर से अधिक की ये दूरी वास्तव में ट्री हाउस से पर्वत शिखर तक की ऊंचाई का अंतर है? अपग्रेड पूरा करने के बाद उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। जल स्रोत की उपलब्धता के कारण यहाँ के पेड़ और फूल पहाड़ की तलहटी में स्थित पेड़ों और फूलों की तुलना में कहीं अधिक हरे भरे थे। खेती बाड़ी के लिए जल स्रोत की समस्या का अस्थायी रूप से समाधान हो गया है। एपिसोड 16 पहले क्रिम्सन प्राणी को मारना। अब जब पानी की आपूर्ति का मुद्दा अस्थायी रूप से हल हो गया था, तो विक्रम को भोजन और स्टील प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। स्टील अभी भी नीले उत्तम खजाना चेस्ट से प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह जैसे उसे पहले कुछ प्राप्त हुआ था। अब जब लगभग हर विकास पथ शिकार से गिरे खजाने की ओर इशारा करता है, तो विक्रम के पास संकोच करने का कोई कारण नहीं था। वह पहाड़ से नीचे चल पड़ा। उसके पीछे गार्जियन स्प्राउट अपने छोटे बेल पैरों के साथ आगे बढ़ता था, कभी कभी अपनी ढाल जैसी भुजा उठाता था जैसे कि विक्रम की पीठ की रक्षा कर रहा हो। हर कुछ कदम पर उसने अपनी बेल की चाबुक को हवा में घुमाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने हमलों का अभ्यास कर रहा था। वॉरियर स्प्राउट ने भी बारीकी से अनुसरण किया। स्थिर गार्जियन स्प्राउट की तुलना में ये कहीं अधिक सक्रिय था। वह एक पल के लिए आगे बढ़ गया, फिर विक्रम की तरफ वापस चक्कर लगाया, कभी कभी अपनी छोटी बेल ब्लेड वाली भुजाओं से पास की झाड़ियों पर हमला करता था, जैसे कि लड़ने के लिए, कुछ खोजने के लिए। अधीर हो। एक समय तो यह एक चट्टान पर कूद गया और एक छोटे जासूस की तरह चारों ओर देखने लगा, फिर जल्दी से नीचे उतर गया और विक्रम के पीछे चलने लगा। उनकी चंचलता देखकर विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि वे छोटे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने यात्रा को काफी कम अकेलापन भरा बना दिया। उसका पहला लक्ष्य अभी भी वही स्थान था जहां उसने आखिरी बार जंगली भैंस का शिकार किया था। वह स्थान एक विस्तृत समतल मैदान था जहां से दृश्यता उत्कृष्ट थी। वहां किसी भी हलचल का तुरंत पता चल जाता। यदि कोई शिकार दिखाई देता तो वह शायद ही विक्रम की नजरों से बच पाता। लेकिन वास्तविकता ये थी कि इस दुनिया में जीव जंतुओं की संख्या प्रचुर नहीं थी। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली बार जब उसने शिकार किया था, तो उसे शिकार ढूंढने में काफी समय लगा था। शायद अम्लीय वर्षा की आपदा से पहले नौसिखियों के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा अवधि रही हो। सबसे स्पष्ट सबूत ये था कि अम्लीय वर्षा केवल 1 सप्ताह तक चली, जिससे पत्थर के घरों के बिना कई बचे हुए लोग अपने लकड़ी के आश्रयों की लगातार मरम्मत करके किसी तरह जीवित रह सके। लेकिन यह अत्यधिक ठंड आपदा 6 सप्ताह तक चलेगी। ये संभावना नहीं थी कि लोग इसी तरह से इसके माध्यम से गड़बड़ करेंगे।
इसके अलावा कल रात सर्वाइवल प्लेटफॉर्म की अधिसूचना में उल्लेख किया गया था कि अम्लीय वर्षा के कारण जीवों में बदलाव आया था, जिससे पता चलता है कि जीवित रहने की कठिनाई बढ़ने लगी थी। विक्रम सोचते हुए चला गया, धीरे से अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए, जहां कई दिनों के बाद बिना शेविंग के खुरदरी दाढ़ी बढ़ गई थी। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि इस दुनिया की क्रूरता धीरे धीरे खुद को प्रकट कर रही है। प्रत्येक आपदा ने जीवित बचे लोगों को और आगे धकेल दिया, जीवित रहने की उनकी क्षमता का परीक्षण किया। नौसिखिए सुरक्षा अवधि वास्तव में मौजूद हो सकती है, वह चुपचाप बुदबुदाया। लेकिन ये केवल एक बफर था, हमें इस दुनिया के अनुकूल होने और जीवित रहने का तरीका सीखने का समय दे रहा है। क्योंकि विक्रम ने अम्लीय वर्षा का आसानी से विरोध किया था, इसलिए उसे एक बार यह भ्रम हो गया था कि इस दुनिया में आपदाएं इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विक्रम जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उसकी पीठ उतनी ही ठंडी होती जाती। अगर वह इसी तरह लापरवाह रवैया अपनाता रहा तो असफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। मुझे लगातार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मुझे भावनाओं में बह नहीं जाना है, मुझे शांत रहना होगा। विक्रम ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, उसकी आंखें दृढ़ और संकल्प से भरी हुई थीं। जब तक वह पहाड़ की तलहटी तक पहुंचा तब तक दोपहर हो चुकी थी। दिन का अधिकांश समय यात्रा में ही बीत गया था। वह अभी इस बात पर विचार ही कर रहा था कि भविष्य में वह वाहन कैसे प्राप्त कर सकता है, तभी अचानक पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आए। वहां कौन है? विक्रम तुरंत एक कदम पीछे हट गया, उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसने ठंडे स्वर में बात की। उसके पीछे गार्जियन स्प्राउट तुरंत आगे बढ़ा, अपनी ढाल वाली भुजा को ऊपर उठाया और विक्रम के ठीक सामने इस तरह से तैनात हो गया मानो किसी हमले को रोकने के लिए तैयार हो। वॉरियर स्प्राउट ने और भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। वह एक तरफ झपटा, उसकी छोटी छोटी बेलनुमा भुजाएं लड़ने की मुद्रा में उठ उठी, मानो दुश्मन के पास आने पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। लंबे सींगों वाला एक सिर धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला। उसने पहले बाएं और दाएं देखा, फिर अपनी निगाहें विक्रम पर टिका दी, जो सामने स्थिर खड़ा था। विक्रम ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और उस आकृति को घूरने लगा जो धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकल रही थी। वह एक जंगली सींगदार हिरण था, जिसकी ऊंचाई लगभग उसके बराबर थी। हालांकि एक साधारण हिरण के विपरीत, इस प्राणी की आंखें चौड़ी और खून जैसी लाल थीं, और इसके शरीर के चारों ओर एक हल्की लाल आभा थी। उस विचित्र रक्तमय आभा को देखकर विक्रम ने तुरंत ही आगे बढ़कर उसका शिकार करने का विचार त्याग दिया। किसी को भी ये देखकर लग रहा था कि इस हिरण में कुछ गड़बड़ है। शायद यही वह बदलाव था जिसका जिक्र सर्वाइवल प्लेटफॉर्म ने पिछली रात किया था। जब हिरण ने विक्रम को देखा तो उसकी निगाहें उससे हटी ही नहीं। दोनों पक्ष खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। पूरे 2 मिनट बीत जाने के बाद भी लाल सींग वाले हिरण ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। स्थिति असामान्य होने का आभास करते हुए विक्रम ने चुपचाप अपने मन में पादप जीवन प्रणाली को सक्रिय किया और उस प्राणी का अवलोकन किया। स्कारलेट हॉर्न्ड डियर नीला, अम्लीय वर्षा से प्रभावित होने के बाद ब्लू ग्रेड सींग वाले हिरण से उत्परिवर्तित किया गया। मूल सींग वाले हिरण के गुण विरासत में मिलते हैं। उत्परिवर्तन के कारण इसने अपनी अधिकांश दर्द संवेदना खो दी है और बेहद क्रूर और रक्तपिपासु हो गया है। विक्रम के माथे पर पसीने की महीन बूंदें पहले से ही दिखाई देने लगी थीं। हरे जीव सामान्य जानवरों की तुलना में थोड़े ही सख्त और मजबूत होते थे। विक्रम ने मूल रूप से सोचा था कि ब्लू ग्रेड राक्षस बहुत अलग नहीं होंगे। हालांकि सिस्टम के विवरण को देखने के बाद उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाने से जो आत्मविश्वास हासिल किया था वह तुरंत गायब हो गया। किसने सोचा होगा कि दुर्लभ ग्रेड और उत्तम श्रेणी के जीव, हालांकि केवल एक स्तर अलग, साधारण तोप के चारे से सच्चे निडर में बदल जाएंगे। विक्रम ने सावधानी से बाईं ओर 2 कदम बढ़ाए। जैसे ही उसका बायां पैर हिला, उसके सामने हिरण आखिरकार पुष्टि करने लगा कि विक्रम एक जीवित लक्ष्य था। एक हिंसक खर्टी के साथ उसने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। जिस क्षण जंगली सींग वाले हिरण ने झपट्टा मारा, विक्रम ने अपनी सहज प्रतिक्रिया की गति पर भरोसा किया और तेजी से एक तरफ लुढ़क गया, जिससे वह सीधे प्रभाव से बाल बाल बच गया। उसके पीछे गार्जियन स्प्राउट तुरंत आगे बढ़ा और विक्रम और हिरण के बीच मजबूती से खड़ा हो गया। उसकी ढाल जैसी भुजा सहज रूप से ऊपर उठी ताकि अगर प्राणी दिशा बदले तो उसे रोक सके। दूसरी ओर वॉरियर स्प्राउट एक तरफ झपटा और हिरण के पीछे से घात लगाने की कोशिश करने लगा, मानो कोई छोटा घात लगाकर बैठा हो। हमला करने का मौका तलाशते हुए उसकी लताएं फड़फड़ा रही थीं। जमीन पर लुढ़कते हुए विक्रम ने एक पल के लिए भी अपनी आंखों को आराम नहीं दिया। उसने आसपास के इलाके का तेजी से जायजा लिया, उपयोगी बाधाओं या फेंकी जा सकने वाली किसी भी चीज की तलाश में।
किसी पागल लाल सींग वाले हिरण का सीधे सामना करना बेहद खतरनाक होगा। सबसे अच्छी रणनीति दूरी बनाए रखना और सावधानीपूर्वक लड़ना थी। हिरण के हमले से बचने के दौरान विक्रम ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया, अपने शरीर को मोड़ा और तेजी से पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। बेशक इस तरह का भद्दा छिपने का स्थान उस जानवर को धोखा नहीं दे सकता था जो पहले ही अपना होश खो चुका था। जंगली सींगदार हिरण अपने खुरों से जमीन को जोर से रगड़ते हुए अचानक रुक गया। फिर उसने अपना सिर दोबारा घुमाया, उस पेड़ पर ध्यान केंद्रित किया जहां विक्रम छिपा हुआ था, और अपना दूसरा हमला किया। धड़ाम! जैसे ही सींगदार हिरण विक्रम पर दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसके पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। उस प्राणी ने अचानक अपना सिर शोर के स्रोत की ओर घुमाया। ये गार्जियन स्प्राउट था। छोटा पौधा तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी ढाल जैसी भुजा से सींग वाले हिरण के पार्श्व भाग पर जोरदार प्रहार किया। मौका देखकर विक्रम पेड़ के पीछे से बाहर निकल आया। उसके हाथों में मौजूद शिकार धनुष पहले से ही अपनी अधिकतम सीमा तक खींचा हुआ था, डोरी कसकर खींची हुई थी। वूश! एक तीर हवा में तेजी से उड़ा और सीधे लाल आभा से ढके सींग वाले हिरण की ओर बढ़ा। हिनहिनाहट! जैसे ही तीर हिरण के पेट में घुस गया, एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। सींग वाले हिरण ने तुरंत अपना सिर वापस विक्रम की ओर घुमाया, उसकी रक्तरंजित आंखें क्रोध से भर गईं। भले ही उत्परिवर्तन के कारण इसकी अधिकांश दर्द संवेदनक हो गई थी, तीर ने स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया। उसके पेट में घाव से खून बहने लगा। इसके बावजूद जानवर ने अभी भी विक्रम की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम से अधिक समय ले पाता, गार्जियन स्प्राउट ने अपनी ढाल को फिर से हिरण में पटक दिया और अपनी बेल से बरस पड़ा। बेल हिरण के सामने के पैर के चारों ओर लिपटी हुई थी। सींग वाला हिरण लड़खड़ा गया और आगे की ओर फिसल गया। ठीक उसी क्षण योद्धा अंकुर ने उद्घाटन को जब्त कर लिया। वह आगे बढ़ा और अपनी बेल ब्लेड को पूरी ताकत से घुमाया। स्लैश! ब्लेड ने सींग वाले हिरण के पिछले पैर पर जमकर प्रहार किया। एक कटा हुआ हिरण का पैर हवा में उड़ गया। यह देखकर विक्रम की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने तुरंत एक और तीर मारा और फिर से फायर किया। लेकिन केवल 3 पैर शेष रहने के बावजूद सींग वाले हिरण ने अपने शरीर को मोड़ दिया और शॉट से बचने में कामयाब रहे। विक्रम को सबसे ज्यादा घृणा इस बात से हुई कि पिछला पैर खोने के बाद भी प्राणी ने चोट पर लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अपनी सुस्त दर्द अनुभूति के कारण सींग वाले हिरण ने अपने शरीर को इंच दर इंच आगे खींचना जारी रखा, अपने शेष 3 पैरों का उपयोग करके धीरे धीरे विक्रम के पास पहुंचना। लेकिन जब सींग वाला हिरण पूरी तरह से विक्रम पर केंद्रित था, तो गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट ने एक सेकंड के लिए भी हमला करना बंद नहीं किया। विक्रम के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। अगर मैं कोई कमजोरी ढूंढ सकता हूं तो ये बहुत आसान होगा। बड़े पैमाने पर खून की कमी के बावजूद सींग वाले हिरण की आंखों में लाल रंग की चमक फीकी नहीं पड़ी थी। उसका तर्कहीन मन अभी भी पागलपन से भस्म हो गया था। इसका फायदा उठाते हुए गार्जियन स्प्राउट ने फिर से आगे बढ़कर हिरण को अपनी ढाल से पटक दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक बार फिर से फिसल गया। योद्धा अंकुर ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और हिरण के शेष हिंद पैर पर जमकर प्रहार करते हुए अपनी बेल ब्लेड को घुमाया। 4 पहिया ड्राइव से लेकर 2 पहिया ड्राइव तक। मुझे विश्वास नहीं है कि आप अभी भी दौड़ सकते हैं। विक्रम ने हंसते हुए देखा कि सींग वाले हिरण लड़खड़ाते हैं और अचानक रुक जाते हैं। उसी समय योद्धा अंकुर थोड़ा आगे बढ़ा और अपने ब्लेड को सीधे सींग वाले हिरण की पीठ में धकेल दिया। सींग वाले हिरण ने एक तेज दर्द भरी चीख निकाली। घावों से खून बहने से उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ गया। विक्रम ने सावधानी से प्राणी पर अपनी निगाहें टिकी रखी। धनुष अभी भी उसके हाथों में तैयार था। केवल कई सेकंड बीत जाने के बाद और हिरण की आंखों में लाल रंग की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सींग वाला हिरण अंततः पूरी तरह से ढह गया, अब हिल नहीं रहा था। इस बार विक्रम को लगा कि लड़ाई आश्चर्यजनक रूप से आसान थी। अधिकांश श्रेय गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट के बीच सही समन्वय को दिया गया। अगर उसके पास उनके जैसे कई और पादप योद्धा होते तो शायद उसे व्यक्तिगत रूप से लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। उसे बस पीछे हटकर पुरस्कार प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। जिस क्षण सींग वाले हिरण की मृत्यु हुई, उसी समय प्लांट सिस्टम से एक सूचना प्राप्त हुई। अपने गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट की सहायता से क्रिम्सन क्रिएचर हॉन्ट डियर को हराने पर बधाई। पुरस्कार पादप सार जोड़ 2-0। प्राप्त स्पाइकवाइन बीज गुना 2 हरा। प्राप्त कांटेदार बेल का बीज गुना 1 नीला। विक्रम तुरंत समझ गया कि यह पुरस्कार गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट की सहायता के कारण दिया गया था। उसकी पादप शक्ति दयनीय 40 से बढ़कर 60 हो गई।
जब वह इस बारे में सोच रहा था कि लड़ाई कितनी आसान लगी थी, तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अन्य जीवित बचे लोग भी उन्हीं जीवों से जूझ रहे थे, कुछ तो इस प्रक्रिया में मर भी गए थे। नीले हथियार और उन्नत शारीरिक विशेषताओं के बावजूद समान रैंक के क्रिम्सन क्रिएचर को मारना बेहद कठिन था। विक्रम की इतनी आसानी से जीत का कारण पूरी तरह से गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट के बीच का सहयोग था। उनके बिना वह अभी अभी हुई लड़ाई में आसानी से मारा जा सकता था। इसके अलावा ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अधिकांश अन्य जीवित बचे लोग अभी भी पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। विक्रम ने सावधानीपूर्वक आसपास का जायजा लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि आसपास कोई अन्य खतरा तो नहीं है। क्षेत्र के सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद ही वह धीरे धीरे सींग वाले हिरण के शव के पास पहुंचा।